Hello everyone, welcome back to my YouTube channel for Freedom Classes for UGC NET, Public Administration and UPSC Optional. In today's video lecture, I will cover India's most controversial project, that is the Ken-Betwa linking project. Why it is most controversial? Because the local people, local villages के जो वहाँ के लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेके स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्या-क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या-क्या लाभ है हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू, और फिर भी इतने लाभ होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं लोकल लोग वहाँ के, इसको समझेंगे। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे जो हर बार यूजीसी नेट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा कंसेप्ट है पब्लिक पॉलिसी साइकिल, पब्लिक पॉलिसी साइकिल और बजटरी प्रोसेस को समझेंगे इस रियल प्रोजेक्ट के थ्रू कि कैसे हमारे पॉलिसी कोई बनाए जाते हैं, कोई स्कीम कैसे बनाया जाता है और उस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमें फंड पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमारा बजटरी प्रोसेस क्या होने वाला है, और फिर वो जो सारा स्कीम इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसको किस प्रकार से ऑडिट किया जाता है फीडबैक के लिए। सब कुछ हम सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को इस एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे। तो उससे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले इस प्रोजेक्ट को समझें। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम समझेंगे और इसके चलते जो हमारे स्ट्राइक हो रहे हैं लोकल के द्वारा वो क्यों हो रहे हैं, उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझेंगे, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझेंगे, और ये प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे क्या हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उस चीजों को हम समझेंगे। तो जाके हम कहीं ना कहीं अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो दो कंसेप्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी साइकिल एंड बजटरी प्रोसेस, उसको अच्छे से हम एनालाइज कर पाएंगे रियल एग्जाम्पल के थ्रू। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप जो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल स्टूडेंट है वो अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पब्लिक पॉलिसी साइकिल और बजटरी प्रोसेस, उसको कैसे एक रियल प्रोजेक्ट के थ्रू इंटरलिंक करें। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी इस प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारा ये जो केन-बेटवा प्रोजेक्ट है क्या, इसको क्यों लाया गया, और इसके लिए जो हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकल विलेजेस क्यों कर रहे हैं। तो सब कुछ हम इस एक वीडियो लेक्चर में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लासेस द केन-बेटवा प्रोजेक्ट लिंक विद public administration, most important two concept, that is public policy cycle and budgetary process. So the Ken-Betwa link project is the India's first river linking project under the national perspective plan. नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत जो बनाया गया है हमारा वाटर जो रिवर इंटरलिंकिंग का एक प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली दो स्टेट के बीच वाटर शेयरिंग का एक प्लान है, मतलब कि दो स्टेट में हमारे जो रिवर्स होते हैं उनको जोड़ना, यही ये प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो कि 1980s में अप्रूव किया गया था, बनाया गया था, उसके थ्रू एक यह प्रोजेक्ट है। उसमें बेसिकली 30 प्रोजेक्ट बनाए गए थे, उसमें से एक ये भी है। और इस प्रोजेक्ट के चलते हमारे जो लोकल्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे पैराडॉक्स राइट किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में जो लोकल विलेजर्स है वो अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे जल सत्याग्रह कर रहे हैं, फांसी आंदोलन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, चीता आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को मतलब कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसको बता के। तो अब पहले हम इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से समझते हैं, पहले प्रोजेक्ट है क्या, क्यों बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट के क्या क्या फायदे हैं, तब जाके इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। देन उसके बाद हम अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो एक हमारा होता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो कि 1980 में बनाया गया था। तो इसका मेन पर्पस था कि जो रीजनल वाटर इम्बैलेंसेस है, इम्बैलेंसेस मतलब जो कमी होती है रीजनल दो स्टेट के बीच वाटर की कमी को
पूरा करने के लिए एक हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया था 1980s में। उसमें 30 वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाए गए थे। उसमें से ही एक हमारा केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है, जिसको केबीएलपी भी बोलते हैं। सी द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट is the flagship initiative, the first of 16 peninsular component to be approved and funded। जो कि पहले जो 30 में से पहले 16 जो कि अप्रूव हो चुके हैं और फंड उनका अप्रूव हो चुका है, उसमें से हमारा केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट एक है। तो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट दो स्टेट के बीच है, हमारा एमपी मध्य प्रदेश एंड यूपी उत्तर प्रदेश के बीच जो दो रिवर है, जो कि हमारा केन रिवर है और बेटवा रिवर है। केन रिवर हमारा एमपी में है और बेटवा रिवर हमारा यूपी में है। दोनों रिवर हमारे यमुना नदी के ट्राइब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर के ट्राइब्यूटरीज हैं, और दोनों अलग अलग स्टेट में है। एक हमारा एमपी में है, एक यूपी में है। तो जो इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज है वो है कि जो सरप्लस वाटर है, केन नदी का सरप्लस वाटर है, उसको बेटवा नदी में ट्रांसफर करना है। क्योंकि जो हमारे एक केन नदी है, इसमें हमारा वाटर सरप्लस बताया गया है एक्सपर्ट लोग से, और जो बेटवा रिवर है उसमें क्या है, डेफिशिएंट बताया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि इन दोनों रिवर को कैनाल के थ्रू जोड़ेगा और यहाँ पे पानी, बेतवा नदी में जो पानी की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेगा। तो इसके थ्रू हमारे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं इस प्रोजेक्ट के। तो पहले आप थोड़ा मैप समझिए एमपी का और यूपी का मैप कैसा है। तो देखिए जो मैप है हमारा यूपी का, ये कुछ इस तरह से आया हुआ है, और हमारा एमपी का है तो कुछ इस तरह उसमें घुसे हुए हैं। तो इसमें हमारा एक बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड रीजन बेसिकली क्या है, डॉट प्रोन एरिया है। तो उसमें हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे बांदा, महोबा, झांसी, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या है कि इरिगेशन के लिए वाटर की कमी पड़ जाती है। वहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है सब। और कुछ यहाँ पे देखिए ऐसे जाएंगे रेजिम, तो यहाँ पे ऐसे आएंगे तो यहाँ पे छतरपुरा डिस्ट्रिक्ट होता है, एमपी का है। यहाँ पे एक पन्ना रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। और यहाँ से ऐसे निकलते ही यहाँ पे आएगा लोअर ओर डैम होता है, जो कि एमपी में है। यहाँ पे विदिशा है, एमपी पे है। तो ये पहले एक डायग्राम जैसे बेसिक आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सब एरिया जो केन नदी वाले एरिया है, इधर पे क्या है वाटर सरप्लस वाले एरिया है। और इधर की जो नेचर है लैंड का, वो थोड़ी सी पथरीली है और ग्रास ज्यादा है, और यहाँ पे सिंचाई वगैरह भी मतलब थोड़ा कम होता है कंपेरिजन बुंदेलखंड रीजन का जो यूपी है। और जो यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पे सिंचाई बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी का उपयोग ज्यादा होता है, तो इसलिए बेटवा नदी का क्या है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और हमारे केन नदी का जो पानी है उसका स्तर लेवल ज्यादा रहता है, ऐसा जो हाइड्रोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग बताया गया है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो उसके पहले स्टडीज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो उसमें क्या हुआ, एनालिसिस हुआ कि आउटकम्स हुआ कि जो हमारा केन नदी में वाटर सरप्लस होता है, बेतवा नदी हमारा क्या है, वाटर डेफिसिट है। तो इसी चीज को क्या है, बैलेंस करने के लिए ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है। वो बनाया गया है कि जो हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया है बुंदेलखंड का, उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। और वो पानी कहाँ से आएगा, केन नदी से आएगा, कैनाल के थ्रू। अब जो कैनाल आएगा वो कैनाल कितना बड़ा होगा, और उस कैनाल के आते आते क्या क्या उसके बीच और प्रोजेक्ट होंगे, और उससे क्या क्या हमें थोड़ा इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी देखा गया है, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आई होप आइडिया आपको जनरल आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया और कैसे प्रोजेक्ट बना। तो बेसिकली ये यही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, कैनाल के थ्रू यहाँ से पूरा इसको दोनों रिवर को जोड़ा जाएगा। अब देखिए, अब रिवर एक कैनाल कितना बड़ा होगा, इसमें क्या क्या प्लांट होंगे, और एक कैनाल जब बन के आएगा तो कितना एरिया लेगा और क्या क्या जगह अफेक्ट करेगा, इसको देखना है। तो आइए थोड़ा सा इंजीनियरिंग बुंदेलखंड का जो डैम का उसका थोड़ा इंजीनियरिंग डायग्राम देखते हैं। तो देखिए, ये आपका सरप्लस एरिया वाला हो गया आपका रीजन केन केन नदी का। और ये आपका जो डेफिशिएंट वाटर डेफिशिएंट एरिया हो गया आपका बेतवा रिवर का। तो इसको देखिए, थोड़ा सा जियोग्राफिकल इम्बेलेंस भी है, क्योंकि ये थोड़े हाइट पे है, थोड़ा इसका लेवल ज्यादा दिखाया गया है, इसका लेवल थोड़ा कम दिखाया गया है। तभी तो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि यहाँ से हमारा वाटर निकलेगा कैनल के थ्रू, और होते होते इस वाटर डेफिसिट वाले रिवर में, बेतवा नदी में जाएगा। अब देखिए, जब कभी हमें पता है ना, हाइट कभी ज्यादा हाइट से पानी कम हाइट में गिरती है, तो वहां पे हमें हाइड्रो प्लांट भी बनाया जाता है। बड़े बड़े यहाँ पे टरबाइन और जनरेटर लगा के
हमें पावर प्लांट बनाया जाता है, और जो ये पानी जाएगा इसके लिए इरिगेशन, यहाँ जो बुंदेलखंड रीजन में लोग हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, उनके फार्मर के लिए खेती के लिए सिंचाई के लिए पानी, सब कुछ मिलेगा। तो ये जस्ट एक क्या है, डायग्राम है कैसे केन बेसिन से हमारा पानी होके इधर बेटवा बेसिन में जाएगा, इसका जस्ट एक रोड मैप है। अब ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसके कुछ डेटा है, जैसे इस बजट को करने में कितना बजट लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। देखिए 44,605 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है, और इससे क्या क्या आउटकम्स होंगे, इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर का बताया गया फायदा होगा, 62 लाख पीपुल के लिए ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, और जिससे हाइड्रो पावर प्लांट जो यहाँ पे लगेंगे उससे कितना पावर तैयार होगा, 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट का सोलर पावर तैयार किया जाएगा। और जो इससे इरिगेशन होगा, सिंचाई होगी, वो 10.62 लाख हेक्टेयर के जो हेक्टेयर का लैंड होगा उतने में इसको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो देखिए क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कि 62 लाख पीपुल के लिए ड्रिंकिंग वाटर, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर, और 10.62 लाख हेक्टेयर के लिए इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया है 44 करोड़ 605 करोड़ रुपए, 44,605 करोड़, बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो इतना क्या है अमाउंट लग रहा है इस प्रोजेक्ट में। ये तो रहा प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेंस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, गवर्नमेंट का अपना क्या दावा होता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो जैसे देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं इनहेबिटेशन, उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है, उनको कहीं सेटलमेंट किया जाता है, मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई किसी को दिक्कत परेशानी हो। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें कुछ जो लोकल के लैंड वगैरह होंगे, बहुत चीजें अफेक्ट होगा, उनका जो नॉर्मल लाइफ होगा वो अफेक्ट होगा। तो उसको ठीक तरीके से रिहेबिलिट किया जाए तो उनको क्या मुआवजा दिया जाता है, या तो उनको उनका अलग विलेज डेवलप स्टेबलाइज किया जाता है, वहां पे उनको रहने का पूरा व्यवस्था कराया जाता है। तो जो स्लाइड है बेसिकली ये जो गवर्नमेंट के इंस्टेंस है और सीईसी की फाइंडिंग, ये दोनों का मतलब गवर्नमेंट अपना क्या दावा कर रही है और सीईसी का क्या फाइंडिंग्स है इस प्रोजेक्ट को लेके, उसको इस स्लाइड में बताया गया। तो बेसिकली सीईसी क्या है उसको समझना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका क्या फाइंडिंग्स है अच्छे से समझ पाएंगे जब हम समझेंगे सीईसी है क्या बेसिकली। तो सीईसी क्या है, सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी है, सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी होती है जो कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो वन विभाग के वन मामलों में सब कुछ अपना रिपोर्ट तैयार करता है, फाइंडिंग करता है, लीगलिटी देखता है। तो एक कमिटी उसी के एक्ट के थ्रू बनाया गया है जिसको सीईसी बोलते हैं, सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी। बेसिकली इस कमिटी का क्या काम रहता है, जो कि जैसे पर्यावरण हुआ, वन मामले में हुआ, इस सब मामले में सुप्रीम कोर्ट को तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं, और उसी के थ्रू ये बने गए हैं, उसी के लिए पर्पज के लिए। तो उनके फाइंडिंग्स कुछ दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। और गवर्नमेंट का क्या इंस्टेंस है, दावा है कि केन हैड सरप्लस वाटर, कि केन रिवर में है सरप्लस वाटर है, उस वाटर को हम प्रोजेक्ट के द्वारा, डैम के द्वारा बेतवा नदी में देंगे। और मिटिगेशन प्लान इन प्लेस, मिटिगेशन प्लान में बताया गया कि प्रॉपर हम रिहेबिलिट कर रहे हैं, लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, उनको अच्छे से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट समझिए, इसमें जो गवर्नमेंट का दावा है कि केन हैज सरप्लस वाटर, इसमें सरकार का कहना, और एनडीएम में एक होती है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, यही क्या करती है, यही अपना रिपोर्ट तैयार करती है। कोई भी अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो रिवर में तो NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ये तैयार करती है, इसी का फाइंडिंग है डीपीआर जिसको बोलते हैं, डिटेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट जो कि बनाई है, उसी का मतलब दावा है कि केन रिवर में सरप्लस वाटर है। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट के लिए काम की, तो गवर्नमेंट का दावा है कि केन में सरप्लस वाटर है। और वहीं सीईसी जो हमारा सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी की फाइंडिंग है, उनका कहना है कि, सीएससी का कहना है कि सरकार ने जो ये बात बोली गई है NWDA, जो कि सरकार का दावा है कि सरप्लस वाटर है, ये गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी मान लिया। और क्यों मान लिया? बिना उसके अच्छे से स्टडी किए, बिना उनका जो समिति है सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी का कहना है कि पहले यह देखना चाहिए था कि केन बेसिन के अंदर ही पानी का पूरा उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ। जो मतलब केन बेसिन है
केन रिवर में वहां पे जो पानी है उसका पूरा उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, लोकल इरिगेशन प्रोजेक्ट के पूरे विकसित हुए या नहीं हुए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की संभावना पूरी तरह अपनाई गई है कि नहीं अपनाई गई है, ये सब पहले हमें देखना चाहिए, तब जाके डिसाइड करना चाहिए कि केन में वाटर सरप्लस है। वहीं सेकेंड दावा गवर्नमेंट का है कि मिटिगेशन प्लान इन प्लेस। मिटिगेशन प्लान इन प्लेस मतलब कि जैसे देखिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पे बहुत से लोकल के लैंड एक्विजिशन किए जा रहे हैं, एक्वायर किए जा रहे हैं, और एक पन्ना टाइगर रिजर्व रिजर्व है वो अफेक्ट होगा, तो सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। उसके लिए इन्होंने क्या क्या मिटिगेशन प्लान बनाया, उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि टाइगर रिजर्व की भरपाई होगी, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लान तैयार है, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है गवर्नमेंट ने दावा किया है। वहीं सीसी फाइंडिंग में क्या बताया जा रहा है, देखिए सीसी फाइंडिंग में एक कमिटी होती है NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इग्नोर इट्स ओन सब कमिटी वार्निंग। इन्होंने क्या किया कि मतलब हाई रिस्क की इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि इस प्रोजेक्ट बनाने से क्या है वाइल्ड लाइफ को हाई रिस्क होगा, बट गवर्नमेंट ने क्या किया इसको, मतलब प्रोजेक्ट बनाने वालों ने इसको क्या लो रिस्क दिखाया है। एंड थर्ड स्टेंस है गवर्नमेंट का हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सरकार के अनुसार लाखों हेक्टेयर सिंचाई होगी, लाखों लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, हाइड्रो पावर तैयार किया जाएगा, बुंदेलखंड का विकास होगा। ये क्या है, हाई रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है। बट सीसी का क्या फाइंडिंग है, सीसी का कहना है कि लैंडस्केप मैनेजमेंट एंड स्पीसीज रिकवरी कॉस्ट इग्नोर्ड मेकिंग इट अनइवेबल। मतलब कि इसका सीएससी का दावा है कि टाइगर हैबिटेशन रिस्टोरेशन को मतलब ध्यान नहीं दिया गया, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का सही ध्यान नहीं दिया गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस का नहीं ध्यान दिया गया, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का ध्यान नहीं दिया गया, स्पीसीज रिकवरी कॉस्ट का अच्छा सा एनालिसिस नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मैनेजमेंट को भी नहीं देखा गया। क्यों, क्योंकि सीसी का कहना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अधूरा है, क्योंकि इसमें शामिल नहीं किया गया जो चीजें यहाँ पे बताई गई है सीसी की फाइंडिंग। तो क्या है, दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है, मतलब सही से उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का स्टडी सही से नहीं किया गया। तो इस प्रकार से हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सारा बताया गया स्पीसीज रिकवरी और जो टाइगर रिजर्वायर का रिफोरेस्टेशन वगैरह है, सब कुछ अगर करेंगे तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। नाउ द ह्यूमन फुटप्रिंट देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोडन धाम टारगेट द एंसेंट्रल लैंड ऑफ इंडिजिनियस गोंड एंड कोल ट्राइब्स कम्युनिटीज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लोकल फार्मिंग फॉर सर्वाइवल। देखिए अब यहाँ लोकल की अगर बात करें जो इसमें मेन रीजन है, तो जो वहाँ के लोग हैं बेसिकली दो कम्युनिटीज है, गोंड एंड कोल ट्राइब्स। ये बेसिकली वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेस हैं वहाँ पे फार्मिंग पे डिपेंड है, वहाँ पे जो लोकल चीजें प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड है। तो एक प्रोजेक्ट बनने से उनको क्या हुआ, घाटा हो रहा है, तो वही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक फुट मैप तैयार किया गया है कि डूडन डैम साइट यहाँ पे है, यहाँ पे 24 विलेजेस सिलेक्टेड फॉर सबमर्जेंस एंड इविक्शन प्लान के लिए। पन्ना रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सबमर्जेंस जोन है, छतरपुरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड 24 विलेजेस सिलेक्टेड फॉर सबमर्जन एंड इवेक्यूशन। अब देखिए जो कंपेंसेशन की बात करिए उस पर बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट ऐसे बताया गया कि जिसमें 16 रुपए 200 रुपए बैंक खाते में आए लोकल के लिए। तो गवर्नमेंट का कहना था कि 12 लाख से लेके कुछ अधिक पैकेज दिए जा रहे हैं, बट लोकल का कहना है कि नहीं इतना पैसे नहीं मिले। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ब्लर हो गए हैं बट बताए जा रहे हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, अभी अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ इसकी जानकारी नहीं है। सी द प्रॉमिस किया गया था कि 12.5 लाख कैश पैकेज और 6 लाख पर 30 से 40 ईयर के जो ओल्ड हाउसेस है उनके लिए दिया जाएगा, बट रियलिटी कैश डिपॉजिट एज लो एज 16 to 200 मैसिव फंड रूटेड टू फेक बेनिफिशरीज। द लीगल राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मैंडेट्स लैंड फॉर लैंड एंड विलेज फॉर विलेज। देखिए एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है, उसमें बताया गया कि मैंडेट है कि लैंड फॉर लैंड, मतलब जमीन दे रहे हैं तो जमीन देंगे, विलेज को खराब कर रहे हैं तो विलेज बनाएंगे, ऐसा है। बट दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का दावा था कि 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, बट जो रियलिटी में बताई जा रही है, क्लेम किया जा रहा है कि 16 से लेकर 200 रुपए फेक बेनिफिशरीज ट्रांसफर हुए हैं। एंड द गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट का क्या एक्शन बताया जा रहा है, डिसबर्सिंग ओनली कैश, फोर्सिंग ट्राइबल टू नेविगेट एक्सप्लोटेटिव लैंड मार्केट्स वेयर दे परचेस फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टीज। तो यही सब रीजन है कि जिसके लिए हमारे जो वहां के लोकल्स हैं वो
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि जल सत्याग्रह कर रहे हैं, फांसी सत्याग्रह कर रहे हैं, और हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, चीता आंदोलन कर रहे हैं। और जो हंगर स्ट्राइक चलाया जा रहा है, जो एक्टिविस्ट हैं अमित भटनागर, उनके द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि 15 दिन चला, फिर उसके बाद ये हटा दिया गया है वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। कुछ यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज वर्स देन डेथ, कि मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट ऐसा चलाया जा रहा है कि ये डेथ से भी खराब है। इफ आवर ओन गवर्नमेंट वांट अस टू डाई देन लेट अस लाइट आवर ओन फ्यूनरल पेयर, तो इसलिए क्या है, वो चिता पे सो जा रहे हैं और फांसी लगा के पानी में खड़े हैं, और अपने पूरे मतलब कि रिवर में घुस के आधा बॉडी को रिवर में करके ऐसे इस प्रकार से क्या है सत्याग्रह चलाया जा रहा है। और फिर एक जो 15 दिन तक चला स्ट्राइक, फिर उसके बाद ये क्या है स्ट्राइक को हटा दिया गया, जिसको 5 AM इविक्शन बोला गया है। इसमें देखिए आफ्टर 15 डेज द एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सफुली क्लियर द प्रोटेस्ट साइट एंडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल द कोर्ट डिमांड्स फॉर फेयर सर्वे रिमेन अनरिजॉल्व्ड। तो बताया जाता है कि जो हमारे डिस्प्यूट प्रोटेस्ट जिसके लिए हो रहा था वो रिजॉल्व नहीं हुआ, उसके बावजूद भी फोर्सफुली ये प्रोटेस्ट क्लियर कर दिया गया। और इसमें जो बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कहना है कि वहां पे जो वाटर लेवल है, रिवर का लेवल है, वो बढ़ रहा था, फ्लड आने का चांस था, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही थी, उससे क्या हुआ वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लड वगैरह आ गई तो लोकल के क्या है जान का खतरा हो सकता है, लाइफ का खतरा हो सकता है। ये सब बता के उनको फोर्सफुली इवैक्यूएट कर दिया गया, जो हमारा साइट था, प्रोटेस्ट साइट था। सी जुलाई 19, 2026 at 5 AM camp cleared due to rising monsoon water level in the Varna river, threatening public safety. Hunger strike moved to hospital to prevent organ failure. An abrupt break crackdown to suppress dissent and cover up project irregularities. Women reported torn clothes and injuries. Leaders were illegally detained and villages forced onto buses. इसमें मतलब देखिए यहाँ पे क्लेम किया गया कि जो कुछ लेडीज थी उनको मतलब बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से हटाया गया, जो हमारे उनके लीडर्स थे उनको इलीगली डिटेन किया गया, उनको बस में बैठा के उनके हाउसेस के पास छोड़ दिया गया, मतलब एक प्रकार से फोर्सफुली ये इवैक्यूएशन चलाया गया। अब इसका इकोलॉजिकल लेजर देखिए तो इसमें क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, जस्ट इसको बताया गया। देखिए सबमर्जेंस से 98 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व, देखिए 98 स्क्वायर किलोमीटर जो पन्ना टाइगर रिजर्वायर है वो सबमर्ज होगा। हैबिटल लॉसेस में देखिए 105 स्क्वायर किलोमीटर क्रिटिकल टाइगर हैबिटल डिस्ट्रॉयड होगा, और कोलेटरल डैमेज होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, 2.3 मिलियन ट्रीज शेड्यूल्ड फॉर द क्लियरिंग, इतने मतलब ट्रीज काटे जाएंगे, 2.3 मिलियन ट्रीज काटे जाएंगे। तो ये सब क्या है, तो अकाउंटिंग बताई जा रही है क्या क्या चीजें वहां पे होगा, अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक सरप्लस वाटर मिथ बताया गया, जो कि गवर्नमेंट का दावा है कि केन बेसिन में वाटर सरप्लस है और बेटवा बेसिन में वाटर डेफिशिएंट है। इसके लिए मिथ बताया जा रहा है कि क्या you cannot transfer surplus water from a river that is already dying from rampant and sand mining and shifting climate pattern। बताया जा रहा है कि क्या जो हमेशा इस रिवर में केन रिवर में क्या हमेशा वाटर सरप्लस रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट नेचर चेंज हो रहा है उसको लेके और लोकल इरिगेशन की जो खपत हो रही है उसको लेके हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पानी हमेशा सरप्लस ही रहे। देखिए यहाँ पे फ्लो डेटा दिया गया, फ्लो डेटा फ्लो एस्टिमेट्स रिलाई ऑन 30 to 40 years old data. The government refused to release current hydrological data citing security concern। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो डेटा है ये इसमें यहाँ रिवर बहुत ज्यादा हमेशा रहता है 30 से 40 साल पहले, क्योंकि देखिए जो प्लांट बना था एनपीपी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 का बना हुआ है, उस समय 1982 में डेटा तैयार किया गया था, उसका डेटा है, न कि कोई करंट डेटा है। और उसमें आईआईटी बॉम्बे जो कि 2022 में अपना एक रिपोर्ट तैयार किया था, उसमें क्या है लार्ज स्केल वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट मीन रेनफॉल डेफिसिट अप टू 12% इन सितंबर। इसमें देखिए सितंबर में क्या होता है 12% रेनफॉल डेफिसिट हो जाता है। तो क्या है इनका चैलेंज है कि हमेशा एक चीज यहाँ पे वाटर सरप्लस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसका एक करंट डेटा तैयार किया जाए, ये मांग है। नाउ कम टू द बेनिफिशियरी पैराडॉक्स। अब एक बेनिफिशियरी पैराडॉक्स, इसमें बेसिकली कंपैरिजन किया गया कि इस प्रोजेक्ट से किसको बेनिफिट होगा और किसको लॉस होगा। सी हु पेज द प्राइस हु रीप द रिवार्ड, मतलब किसको रिवार्ड मिलेगा, कौन पे करेगा प्राइस को।
सी marginalized गोंड एंड कोल ट्राइब्स इन छत्रपुरा एंड पन्ना मध्य प्रदेश लॉसेस दिए एंसेंट्रल होम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। मतलब बताया जा रहा है कि जो एमपी के जो गोंड और कोल ट्राइब्स हैं और वहां छत्रपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो अपने जो एंसेंट्रल होम है और जो अपने फॉरेस्ट पे डिपेंड है वो सब चीजें अफेक्ट होगा। और फायदा किसको होगा? फार्मर इन बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जो कि उत्तर प्रदेश का ये सब डिस्ट्रिक्ट है, उनको क्या होगा? वो 2.5 लाख हेक्टेयर ऑफ इरिगेशन वाटर रिसीव करेंगे, मतलब उनको फायदा होगा। और इधर के जो गोड और कोल ट्राइब्स है उनको घाटा होगा। नाउ देखिए यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कंपेयर किया गया है कि ए जीरो सम अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब कि जो हमारा एसडीजी है, एसडीजी में क्या क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, क्या क्या निगेटिव होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा एसडीजी 6 है, एसडीजी 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये एसडीजी 6 क्या है? ये फायदा होगा, ये मतलब इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जैसे बुंदेलखंड रीजन को क्या मिलेगा? क्लीन वाटर, पीने के लिए क्लीन वाटर मिलेगा और इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा। तो एसडीजी 6 अचीव्ड हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। सी एसडीजी 6 अचीव्ड एस थ्रू मैसिव हाई कॉस्ट सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ एसडीजी 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन है वो क्या है? अचीव नहीं हो रहा है। सी सैबोटेज इंक्रीज रीजनल वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज एंड इग्नोर्स रेनफॉल डेफिसिट। तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या है? अचीव नहीं होगा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जहां से पानी निकला रहा है केन बेसिन में क्या है? क्लाइमेट चेंज वाटर डेफिसिट होगा। नाउ एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, ये भी क्या है? ये भी अचीव नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए 2.3 मिलियन ट्रीज और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? इससे डैमेज हो रही है। तो जो एसडीजी 15 है वो भी हमारा क्या है? अफेक्ट हो रहा है। तो कुछ हाइड्रोलॉजिस्ट जो मतलब कि एक्सपर्ट लोग हैं उनका कुछ अल्टरनेटिव यहाँ दिया गया है। सी इज देयर अनदर वे? Water expert like Rajendra Singh argue that Bundelkhand's drought can be solved through localized water harvesting, providing regional water security without sacrificing human dignity और पन्ना इकोसिस्टम। मतलब कि हमारे एक हाइड्रोलॉजिस्ट है राजेंद्र सिंह, उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव दिया है इस प्रोजेक्ट का। अल्टरनेटिव मतलब चीजें बताई है, सॉल्यूशन बताई है। क्या बताई है? देखिए की अल्टरनेटिव्स क्या है? रिवाइवल ऑफ 1 लाख ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज इन बुंदेलखंड। मतलब जो बताया कि उन्होंने 1 लाख जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज मतलब लोकल तालाब वगैरह है उनको क्या किया जाए? रिवाइवल किया जाए, उनको सही से किया जाए। कम्युनिटी लीड वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाए। तो इससे क्या होगा? जो हमारा फ्रैक्शनल कॉस्ट कंपेयर टू 44,605 करोड़ का जो डैम है उससे कम खर्चे में ये सब चीजें बनाए जा सकते हैं। जीरो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। और क्या होगा? जीरो जो डिस्प्लेसमेंट होंगे तो ये सब चीजें बच जाएगा। क्या है? जो हाइड्रोलॉजिस्ट है राजेंद्र सिंह उनका कुछ अल्टरनेटिव्स बताया जा रहा है इन प्लेस ऑफ जो हमारा केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है उसके इन प्लेस पे। नाउ सी डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट। यहाँ पे कुछ डिबेट्स एराइज हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एट व्हाट कॉस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए ये चीजें आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेके क्या फायदे होंगे, क्या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। इसमें पूछा जाएगा, बेसिकली डिबेट का कंसर्न है, डिबेट के टॉपिक्स है कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट। क्यों चीता आंदोलन? वी वांट जस्टिस, नो डिस्प्लेसमेंट, सेव पन्ना। पन्ना मतलब कि जो वहां का टाइगर रिजर्व है। अंटिल द लास्ट पर्सन गेट्स जस्टिस द फास्ट विल कंटिन्यू, अमित भटनागर का ये स्टेटमेंट है। तो इसमें आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दीजिए कि डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट पे क्या आप लोग कितना लिख सकते हैं, क्या अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये तो रहा ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैंने बताए और आप लोग अपना पर्सपेक्टिव भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पब्लिक पॉलिसी साइकिल है, उसको हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बताएंगे अच्छे से कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको समझते हैं। तो देखिए जो हमारा पब्लिक पॉलिसी साइकिल होता है बेसिकली तो किस स्टेप से होकर गुजरता है। तो पहला जो हमारा पब्लिक पॉलिसी साइकिल होता है वो उसमें होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि क्या तो देखिए पहले साइकिल को समझिए। पहला साइकिल है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है एजेंडा सेटिंग। किसी किसी दोनों एक में ही आता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन एजेंडा सेटिंग, थर्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फोर्थ पॉलिसी एडॉप्शन, फिफ्थ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सिक्स पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, लास्ट 7 फीडबैक एंड पॉलिसी चेंज।
ये तो बेसिकली कोई भी पब्लिक पॉलिसी साइकिल इन जनरल है सबके लिए, बट अब इसको हम अटैच करके इस प्रोजेक्ट के बिटवा लिंक प्रोजेक्ट से अटैच करके देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ है, इसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि वाटर, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वाटर स्केर्सिटी इन बुंदेलखंड, रिकरेंट ड्रॉट एंड क्रॉप फेल्योर, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। मतलब कि इसमें जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है प्रॉब्लम कि जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पे पानी की कमी है और सूखा बहुत जल्दी जल्दी आता है, इससे हमारी खेती फसल क्या होती है, खराब हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो वहां का ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गया है। और इस प्रॉब्लम को लेके क्या एजेंडा सेटिंग किया गया है, किसके द्वारा एजेंडा सेटिंग किया जाता है, तो देखिए जो इशू है, इशू रेज्ड बाय द सिटीजन, फार्मर एंड एक्सपर्ट के द्वारा इशू रेज किया जाएगा। एमपी एंड यूपी गवर्नमेंट इसमें क्या होगा, अपना एक्शन दिखाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एजेंडा को क्या किया, रेज किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी टेक्स अप द मैटर, इस मैटर को नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी टेकअप किया है। देन अब एजेंडा हमारा सेट हो गया, क्या एजेंडा सेट हुआ कि वाटर स्केर्सिटी इन बुंदेलखंड, तो उसके लिए अब हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेट हुआ। सी, पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया, एजेंडा जैसे सेट किया गया उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है कि डिटेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट तैयार किया गया कि क्या प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है, क्या किया जाए। इसमें हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया जाता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, डिटेल प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार, डीपीआर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया। उसमें सब कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए स्टडी किया जाता है कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं है, क्या ये इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया भी जाता है कि इस प्रोजेक्ट में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और एक प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है, और एक डिटेल्ड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट तैयार किया गया है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। तो क्या हुआ, हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गया, सब कुछ हमारा रिपोर्ट बन गया। और किसके द्वारा किया क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। अब बात आती है पॉलिसी को अडॉप्ट करने का, पॉलिसी एडॉप्शन। तो पॉलिसी अडॉप्ट कौन करेगा, हमारा यूनियन कैबिनेट क्या करेगा, पॉलिसी को अप्रूव करेगा। और बजट एलोकेशन होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लिया जाएगा, प्रोजेक्ट डिक्लेयर एज ए नेशनल प्रोजेक्ट किया जाएगा। पॉलिसी एडॉप्शन में ये सब चीजें हमारा किया जाता है। देन आता है हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी अडॉप्ट हो गया, पॉलिसी अडॉप्ट मतलब पॉलिसी इंप्रूव कर दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल जाएगा। सब पॉलिसी अडॉप्शन के स्टेप में सब कुछ किया जाता है। फिर अब उस पॉलिसी को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब कैसे इंप्लीमेंट हुआ, पॉलिसी बेसिकली 2 फेज में इंप्लीमेंट हो रहा है। 2 फेज में कुछ जगह डैम बनाया जा रहा है, कुछ जगह अलग अलग अपने कैनल वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बेसिकली देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डोडन डैम, कैनाल, टनल, बैरेज, लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट किया जाएगा, इन्वायरमेंटल मिटिगेशन होगा, इंप्लीमेंटेशन बाय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड स्टेट एजेंसी। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंटेशन में किया जाएगा। देन उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारा स्कीम, तो क्या होगा, पॉलिसी इवेल्युएशन। पॉलिसी इवेल्यूशन में बेसिकली देखा जाएगा इरिगेशन टारगेट एस्च्यू, जो इन्होंने बताया था कि हमें इतने हेक्टेयर हम क्या करेंगे, इरिगेशन वाटर मतलब देंगे, वो क्या एस्च्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर जितना हमने डिमांड किया था, दावा किया था, उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जितना हमने पावर जनरेट करने के लिए दावा किया था, उतना पावर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, टाइम और कॉस्ट ओवररन, कितना टाइम और कॉस्ट लग रहा है, सोशल इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज पे क्या सोशल इम्पैक्ट है, इस सब का इवेल्युएशन किया जाएगा। देन फीडबैक दिया जाएगा या पॉलिसी चेंज किया जाएगा। फिर देखिए कैग फीडबैक में कैग ऑडिट होती है। कैग ऑडिट बेसिकली ऑडिट करती है कि जो फंड मिला गया है, जिसके लिए फंड दिया गया, वो फंड उसी के लिए यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, और क्या एफिशिएंसी मतलब जो अनुमान लगाया गया था सब कुछ फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें स्टडी किया जाएगा, इसमें तैयार किया जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड पॉलिसी चेंज। अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसको चेंज किया जाएगा। सी देखिए यहाँ पे इरिगेशन बेनिफिट का क्या बताया, तो उन्होंने 10.6 लाख हेक्टेयर जमीन हम इरिगेट करेंगे, 62 लाख पीपुल क्या वाटर ड्रिंकिंग मिलेगा, 103 मेगा वाट हाइड्रो पावर मिलेगा, 27 मेगा वाट सोलर पावर मिलेगा,
और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीजें क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, इसी को क्या करेगी हमारी जो फीडबैक एंड पॉलिसी चेंज 7th स्टेप में यही सब का क्या होगा। और पॉलिसी इवैल्यूएशन, इसमें सब कुछ जांच किया जाएगा, पॉलिसी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में सब चीज का जांच किया जाएगा और इसका पॉलिसी चेंजेस में 7th स्टेप में रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट कैग के द्वारा तैयार किया जाएगा। उसकी पार्लियामेंट की कमिटी एक होती है, पब्लिक काउंट कमिटी, वो इसको क्या करेगी, स्टडीज को, रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी। अगर कुछ खामियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा और इन फ्यूचर उसको चेंज किया जाएगा। अब ये तो बात रही हमारा पब्लिक पॉलिसी साइकिल इस प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए बजटरी प्रोसेस, जो हमें पैसे की जरूरत हुई, उसका क्या प्रोसेस रहा है। बजटरी इनेक्टमेंट साइकिल, लेजिस्लेटिव स्टेज ऑफ बजट। अब इस चीज के लिए हम एक बजटरी प्रोसेस को देखेंगे कि पैसे पहले प्लान को फुलफिलमेंट करने के लिए बजटरी प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट स्टेट में हमें बजट प्रेजेंटेशन किया जाएगा, देन जनरल डिस्कशन होता है, देन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो अपनी स्क्रूटनी करती हैं, देन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, देन वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, देन फाइनेंस बिल, देन प्रेसिडेंट एसेंट, देन बजट इनेक्टमेंट होता है। ये तो हमारा बजटरी प्रोसेस है पूरा, जिसको हमने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में पहले बजट प्रेजेंटेशन किया जाता है और बजट प्रेजेंटेशन जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट करती है। तो जो इस प्रोजेक्ट में देखिए, जो इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए जो मिनिस्ट्री हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये अपना फंड प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है, ये कर रही है। तो क्या है, ये मिनिस्ट्री अपना प्रोजेक्ट के लिए फंड दे देगा कि हमें इतने फंड की जरूरत है, तो किसके पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगा, बजट प्रिपरेशन करेगा। सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इन लोकसभा, लोकसभा में उस बिल को बजट को प्रेजेंट करेगी, जिसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, टैक्स प्रपोजल एंड एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्रीज, कि कितना, मतलब कि क्या हमारे एक्सपेंडिचर होगा उस बजट में और उसका इनकम क्या होगा, सब कुछ, और टैक्स प्रपोजल क्या है, सब कुछ उसमें बजट प्रेजेंटेशन में रहेगा। देन जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन क्या होगा, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस में जनरल डिस्कशन किया जाएगा उस बजट के ऊपर कि क्या ये उस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को इतना पैसा देना सही है कि नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है कि नहीं है, सब ऐसा जनरल डिस्कशन किया जाता है। फिर एमपीज डिस्कस पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द बजट। जो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब सब डिस्कशन करते हैं उस पॉलिसीज पे, फिर उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, इंपैक्ट देखते हैं, बजट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जाके उसको जनरल डिस्कशन किया जाता है। नाउ सी देखिए, एमपी डिस्कसेस द नीड, कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड बेनिफिट ऑफ केन बेटवा प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन। ये सब जनरल डिस्कशन में चला है केन बेटवा प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, वो देखते हैं बेसिकली क्या करते हैं, बजट इज एग्जामिन्ड बाय द डीआरएससी मिनिस्ट्री वाइज कमिटी, एनालाइज द डिमांड फॉर ग्रांट एंड मेक रिकमेंडेशन। तो इस प्रोजेक्ट केन बेटवा प्रोजेक्ट में जो हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, उन्होंने इस जो जल शक्ति के द्वारा डिमांड दिया गया है उसको क्या क्या अच्छे से एग्जामिन करेंगे कि उनके जो ग्रांट में है क्या क्या इंक्लूड है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमारा आता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सी ईच मिनिस्ट्री प्लेसेस इस डिमांड फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा, मतलब कि जो अपनी मिनिस्ट्रीज होती है अपने डिमांड देती है ग्रांट के लिए। डिड सो द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर। और डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या होती है, बेसिकली कितने फंड की जरूरत होती है, वो मिनिस्ट्री अपनी दिखाती है कि हमें इस फाइनेंशियल ईयर में, अपकमिंग ईयर में हमें इतने पैसों की जरूरत है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लेस इस डिमांड फॉर ग्रांट विच इंक्लूड्स द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, कि इस से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रोजेक्ट डिमांड दी है ग्रांट के लिए। देन फिर उस पर होगा वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, फिर उस पर वोटिंग होगा, वो डिमांड पे वोटिंग किया जाएगा। और वोट कौन करेगा, ओनली लोकसभा वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट एंड लोकसभा कैन अप्रूव, रिड्यूस और रिजेक्ट, इन प्रैक्टिस अप्रूव ड्यू टू मेजोरिटी। अब लोकसभा क्या करती है, वोट करती है, उसको अप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो देखिए एग्जांपल देखिए, लोकसभा वोट्स एंड अप्रूव द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंक्लूड केन बेटवा
प्रोजेक्ट। अब इस देखिए, इस अगर एग्जांपल देखें तो केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट में जो लोकसभा ने इसको क्या क्या अप्रूव किया इनके डिमांड को। देन हमारा अप्रोप्रिएशन बिल होगा। अब अप्रोप्रिएशन बिल होगा, देखिए, ऑथराइजेस विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटेड इन लोकसभा एंड पास्ट। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? बेसिकली अप्रोप्रिएशन बिल होता है कि एक एक्सपेंस वाउचर होता है एक प्रकार से, कि आपका मतलब अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाएगा कि कितना पैसा एक्सपेंस होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। एक प्रकार से वो ऑथराइजेशन दिया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे है उससे हम पैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा वाउचर तैयार हमने किया है, मतलब जो हमने अप्रोप्रिएशन बिल में पैसे दिखाए हैं, एक्सपेंस वाउचर दिखाए हैं, उसको ऑथराइज किया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाला जाएगा। सी एग्जांपल, अप्रोप्रिएशन बिल गिव लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर केन बेटवा प्रोजेक्ट। मतलब कि इस अगर इस एग्जांपल में देखें, केन बेटवा प्रोजेक्ट में देखें, तो अप्रोप्रिएशन में बिल में बेसिकली ऑथराइज किया करता है कि जो केन बेटवा प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसे जरूरत पड़ेगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर सकते हो, ये ऑथराइज कर दिया। अप्रोप्रिएशन बिल उसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल बेसिकली क्या होता है, इन जनरल आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये डिसाइड करता है कि इसमें सब कुछ दिखाया जाएगा कि जितना हमें पैसा एक्सपेंस हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए हम इनकमिंग कितना कर रहे हैं। बेसिकली इसमें इनकम दिखाया जाएगा कि हम कितना, कैसे हम इनकम तैयार करेंगे, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भी फिल करना है। ऐसा नहीं कि इससे जस्ट आउटगोइंग हो, इसको इनकमिंग भी करना है। तो फाइनेंस बिल में वो सब चीजें बताए जाते हैं कि कैसे कैसे हम इनकमिंग और करेंगे। इसमें क्या होता है कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, यही सब चीजें उसमें, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया दिया जाएगा, ताकि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो फुल हो सके। सी गिव लीगल अफेक्ट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज टैक्स प्रपोजल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस मनी बिल। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से जो हमें प्रपोजल देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, टैक्स प्रपोजल होता है कि हमें टैक्स बढ़ाना है, कैसे कैसे हमें अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को फुलफिल करना है, सब कुछ प्रोविजन इसमें फाइनेंस बिल में होता है। अब इस प्रोजेक्ट के एग्जांपल देखते हैं। टैक्स प्रपोजल इन बजट हेल्प रेज रिसोर्सेज फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट लाइक केन बेटवा। अब देखिए, केन बेटवा प्रोजेक्ट के लिए पैसे बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में चाहिए, तो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भी फिल करना है, तो उसके लिए कुछ टैक्स प्रपोजल भी दिए जाते हैं, तो उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। एट लास्ट हमें क्या होगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। आफ्टर पासिंग बाय पार्लियामेंट द बिल आर सेंट टू द प्रेसिडेंट, ऑन एसेंट दे बिकम एक्ट्स। फिर वो बिल क्या होता है, एक्ट बन जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट, फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। देन एट लास्टली बजट इनेक्टेड हो जाएगा हमारा। सी वंस अप्रोप्रिएशन एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट came into force, the budget is legally enacted. Government now has the legal authority to spend money. Example, government can now release the spent funds for Ken Betwa link project. अब लास्टली जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो हमें जो मिनिस्ट्रीज होती है उसको लीगल सैंक्शन मिल जाता है, को जो उसको पैसे मिल गए उसको वो यूज कर सकता है। तो जस्ट इसका एक फ्लो देखोगे तो बजट प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन एंड कमिटी स्क्रूटनी होगा, डिमांड्स फॉर ग्रांट होगा, वोटिंग बाय लोकसभा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट एसेंट एंड बजट इनेक्टमेंट हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे देखिए कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप लोग को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ बताया है। इसको अगर आप लोग को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी साइकिल, पब्लिक पॉलिसी साइकिल और बजटरी प्रोसेस को मैंने समझाया है। आई होप आप लोग को अच्छे से और विथ रियल एग्जांपल समझ में आया होगा। और जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्या है, उसको लेके प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका जो यूजीसी नेट का टर्म्स है, पब्लिक पॉलिसी साइकिल और बजटरी प्रोसेस, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको हमारा आज का कंटेंट, आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक को जानने के लिए। सो थैंक यू।